हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ड्रीम से संबंधित कुछ थियरीज़। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ ड्रीम्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके विभिन्न स्टेजेस और उसके ड्रीम मैकेनिज्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा प्रतिपादित विश फुलफिलमेंट थ्योरी ऑफ ड्रीम्स हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग अल्फ्रेड एडलर और कार्ल यूंग थ्योरीज ऑफ ड्रीम्स पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग शुरू करें, इससे पहले हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि सिगमंड फ्रॉयड, अल्फ्रेड एडलर और कार्ल यूंग ये तीनों एक साथ काम करते थे। ड्रीम्स के ऊपर इन्होंने साथ साथ ही काम शुरू किया और इन सभी के बीच में एक मत था। परंतु आगे चलने पर कुछ बातें ऐसी थीं जिसके कारण इन तीनों में मतभेद हो गया और तीनों अलग अलग हो गए और अलग अलग अपना थ्योरीज़ बनाया ड्रीम्स के बारे में। जैसे कि सिगमंड फ्रॉयड का स्कूल का नाम था साइकोएनालिटिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, तो अल्फ्रेड एडलर ने भी अपना अलग स्कूल खोला और उस स्कूल या सिस्टम हम लोग कह सकते हैं, और उसका नाम उन्होंने लिखा इंडिविजुअल साइकोलॉजी। तो इसमें इन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में चर्चा की है, परंतु आज हम लोग इनके ड्रीम्स के थ्योरी के ऊपर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग मीनिंग ऑफ ड्रीम्स के बारे में हम लोग पढ़ें, उसको थोड़ा रिफ़्रेश कर लें। तो अ ड्रीम इज़ अ सक्सेशन ऑफ इमेजेस, आइडियाज़, इमोशंस एंड सेंसेशंस that usually occur involuntarily in the mind during certain stages of sleep। हमारे स्लीप के कई स्टेजेस होते हैं और अलग अलग स्टेज में अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। ड्रीम्स मोस्टली क्या होता है कि जब हम सोते हैं तो हमारे REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में हम लोग स्वप्न को देखते हैं। और रैपिड आई मूवमेंट क्या होता है? वो ब्रेन एक्टिविटी उसमें ऐसी होती है जैसे कि हम लोग जगे रहते हैं उस समय जैसा उन लोगों वो ब्रेन एक्टिविटी चलता रहता है, और उसमें हमारे जितने भी इमेजेस हैं जो हमारे अनकॉन्शियस में दबे हुए हैं, आइडियाज़ हैं, इमोशंस है, सेंसेशन है, वो अपना रास्ता बनाता है और इनवॉलेंट्री यानी कि जानबूझकर नहीं, बिना जाने बूझे हमारे मस्तिष्क में आता है और हम इस तरह के स्वप्न और निद्रावस्था में हम इन स्वप्नों को महसूस करते हैं, देखते हैं। ड्रीम्स मेनली अकर इन द रैपिड आई मूवमेंट, जैसा कि अभी हमने बतलाया, स्टेज ऑफ स्लीप व्हेन ब्रेन एक्टिविटी इज़ हाई एंड रिजेंबल्स दैट ऑफ बीइंग अवेक। वैसा ही ब्रेन एक्टिविटी होता है जैसा कि हम लोग जगे रहते हैं तब होता है। ड्रीम्स आर इलेक्ट्रिकल ब्रेन इम्पल्सेस दैट पुल रैंडम थाट्स एंड इमेजरी फ्रॉम आर मेमोरीज। हमारे मेमोरीज में जितने भी इमेजरी और थाट्स होते हैं उन सारे को ड्रीम्स जो है वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के समान खींच कर लाता है और हमारे इन मेमोरीज़ को स्वप्न के माध्यम से हमारे समक्ष आता है। अल्फ्रेड एडलर थियरी ऑफ ड्रीम्स में जैसा कि हमने बतलाया आपको कि इन्होंने अपना स्कूल अलग खोला और उस स्कूल में का नाम है इंडिविजुअल साइकोलॉजी। तो इसमें क्या कहते हैं और स्वप्न के बारे में इनका क्या मत है, ये हम लोग इस छोटे से डेफिनेशन से के माध्यम से हम लोग जानना चाहेंगे। Alfred Adler believes that dreams are an important tool to mastering control over our waking lives। मतलब ड्रीम क्या है? एक तरह का बहुत इम्पॉर्टेंट औजार है, या हम कहेंगे एक प्रकार, एक तरीका है जिसके द्वारा हम अपने जीवित या जो हम जगे अवस्था में, जागृत अवस्था में हम लोग उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रीम्स नीड टू बी ब्रॉट टू द कॉन्शियस एंड इंटरप्रेटेड सो दैट बेटर अंडरस्टैंडिंग कैन बी शेड ऑन योर प्रॉब्लम्स। यानी जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी इच्छाएं होती हैं जो अतृप्त हो जाती हैं, इतना तो ये लोग सिगमंड फ्रॉयड की बातों को समझते थे और उन्होंने एक मत था कि हमारे बहुत सारे ऐसे डिज़ायर्स होते हैं जो कि हम लोग दमित कर देते हैं अपने अनकॉन्शियस में, और स्वप्न के माध्यम से वो सारे कॉन्शियस लेवल पर आते हैं और स्वप्न के माध्यम से हम लोग उनको पूरा भी करते हैं या उनको देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो इनका ये कहना था कि स्वप्न ऐसा होना चाहिए जिसको कि इस तरह से कॉन्शियस में आना चाहिए ताकि हम उसको इंटरप्रेट कर सकें और उसको अच्छी तरह से समझ सकें कि हमारा आखिर प्रॉब्लम क्या है। The main concept of his theory are social interest, holism, lifestyle, goals and equality। जो उनका अलग थ्योरी था, जो इस थ्योरी में उन्होंने किस पर अधिक बल दिया है, किस कंसेप्ट को उन्होंने अधिक माना है, वो है सोशल इंटरेस्ट। यानी कि उन्होंने पूरे सोसाइटी को, सिगमंड फ्रॉयड ने क्या कहा था, उन्होंने सिर्फ साइकोलॉजिकल या साइकोएनालिटिकल थ्योरी उन्होंने दिया था किसी विशेष व्यक्ति के विषय में, लेकिन इन्होंने सोशल को भी लाया। उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल अपना अलग होता है और उसका लाइफस्टाइल अलग होता है, गोल्स अलग होता है। और एडलर एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड इन्फीरियोरिटी फीलिंग्स।
उन्होंने ये कहा कि हर व्यक्ति में इन्फीरियॉरिटी फीलिंग्स होता है और ख़ासकर चाइल्डहुड में जो होता है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे भविष्य में और हमारे व्यक्तित्व के ऊपर। एंड स्ट्रेस्ड साइकोसोशल रादर दैन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, जैसा कि सिगमंड फ्रॉयड ने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट पर अधिक बल दिया था, इन्होंने साइकोसोशल को ज़्यादा अधिक स्ट्रेस दिया है। उन्होंने ये कहा कि मनोसामाजिक जो बातें होती हैं, जो हम लोग जिस तरह की लोग का बर्ताव हमारे साथ होता है या हम जिस तरह से इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी से, फैमिली से, नेबरहुड में, स्कूल में, इंस्टीट्यूशंस में, हर जगह, तो उसका एक तरह का इम्पोर्टेंस हमारे पर्सनालिटी में वो डेवलप कर जाता है और वो कभी कभी बच्चों में इन्फीरियॉरिटी फीलिंग्स और स्ट्रेस उत्पन्न करता है, जो कि हमें कहाँ से मिलता है? हमें सोसाइटी से मिलता है। तो इन्होंने साइकोसेक्सुअल को उतना इम्पोर्टेंस ना देकर साइकोसोशल प्रॉब्लम्स पर ज़्यादा बल दिया। ही सेज ऑल पीपल डेवलप अ फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी। यहाँ पर कहते हैं कि हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी फीलिंग होती है फ्रॉम चाइल्डहुड। पीपल वर्क टुवर्ड्स ओवरकमिंग दिस इन्फीरियरिटी। ये अब ये भी बात है कि बचपन से जब ये बातें होती हैं तो इसमें जो बच्चा होता है वो उसको ओवरकम करना चाहता है, यानी कि वो अपने उस इन्फीरियरिटी को चेंज करना चाहता है, उससे बचना चाहता है, उससे दूर जाना चाहता है। और तब वो काम किस तरह का काम करता है सो दैट उसका इन्फीरियरिटी ख़त्म हो जाए और किस तरह से उन लोग किस ओर जाता है? स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियॉरिटी, यानी कि वो सुपीरियॉरिटी की ओर वो लोग बढ़ना चाहता है ताकि उनका इन्फीरियॉरिटी फीलिंग कम हो सके। दिस ड्राइव वॉज द मोटिवेटिंग फोर्स बिहाइंड ह्यूमन बिहेवियर्स, इमोशंस एंड थॉट्स। और यही मोटिव होता है, यही ड्राइव होता है जो कंपेल करता है, मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, मोटिवेटिंग फोर्स होता है, प्रेरक शक्ति होती है जो कि व्यक्ति के ह्यूमन बिहेवियर को प्रभावित करती है, इमोशंस को प्रभावित करती है और थॉट्स को प्रभावित करती है। तो हमारा जैसा मोटिवेटिंग फोर्स होगा, हमारा बिहेवियर वैसा ही होगा, हमारे इमोशंस भी वैसे ही होगा और हमारा थॉट्स भी वैसे ही होगा। और नेचुरली जैसा हमारा थॉट्स होगा, जैसा हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होगा, जैसा हमारा बिहेवियर होगा, वैसा ही हम स्वप्न भी देखेंगे। तो अल्फ्रेड एडलर इसी बात को समझाते हैं और उन्होंने ये बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि स्वप्न का संबंध व्यक्ति के जीवन की वर्तमान घटनाओं से होता है। यानी कि उन्होंने सिगमंड फ्रॉयड ने पास्ट पर ज़्यादा बल दिया है, इन्होंने प्रेजेंट पर ज़्यादा बल दिया है। इन घटनाओं से उत्पन्न समस्याओं का समाधान जो ड्रीमर होता है अपने स्वप्न में करता है। और इसके समर्थन में एडलर ने कई स्वप्न का उल्लेख भी किया है। जैसे उदाहरण के रूप में उन्होंने एक स्वप्न का दिया है कि एक क्लर्क था, अपने बॉस से अधिक योग्य समझता था। एक रात में वो स्वप्न देखा कि वो अपने बॉस के साथ पहाड़ी पर घूमने गया है और पहाड़ी से अच्छे होटल में ठहरा हुआ है और उसके हर तरह की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर रखा है। बॉस उसकी सेवा में काफ़ी प्रसन्न होकर उसे नौकरी से प्रमोशन देने का वादा भी करता है, परंतु इसके लिए एक शर्त भी रखता है कि शर्त यह है कि वह सामने के पहाड़ से कुछ दुर्लभ फूलों को लाकर उसके कोट में लगा दे। किरानी जो था, वो जो क्लर्क था, इस शर्त को आसान समझकर पहाड़ पर चढ़ने लगता है, परंतु उसका पैर फिसल जाता है, वह नीचे गिर जाता है और अचानक वो चीखता है, उसकी नींद खुल जाती है। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन में जो हमारे साथ घटना घटित होती रहती है उसी से रिलेटेड हम लोग स्वप्न में देखते हैं और हम लोग उसका निदान भी करना चाहते हैं। तो जो इन्फीरियॉरिटी फीलिंग उसके मन में, चूँकि उसके अंदर क्या था, उस क्लर्क के अंदर इन्फीरियॉरिटी फीलिंग थी कि वो ज़्यादा जानकार था परंतु फिर भी वो उसका जूनियर था, तो वो चाहता था वो सीनियर बनना क्योंकि वो ज़्यादा कैपेबल था। तो इस तरीके से वो अपने तृप्त कर सकता था, अपने वो श्रेष्ठता प्रवृत्ति, जो सुपीरियॉरिटी फीलिंग जो उसकी थी, उसको वो तृप्त कर रहा था अपने स्वप्न के माध्यम से। तो इस तरह से अल्फ्रेड एडलर ने हमेशा प्रेजेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, ना कि पास्ट को। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि अल्फ्रेड एडलर का थ्योरी थोड़ा सा भिन्न था सिगमंड फ्रॉयड से। अब आते हैं हम लोग कार्ल यूंग थ्योरी ऑफ ड्रीम्स। इन्होंने भी, ये भी सिगमंड फ्रॉयड के ही शागिर्द थे, साथ में लोग काम किया था, सहकर्मी थे वे लोग। लेकिन इन्होंने भी अलग हटके कुछ मतभेद होने के बाद इन्होंने अपना स्कूल खोला जिसका नाम था एनालिटिकल साइकोलॉजी। तो इनका क्या विचार है ये हम लोग आके यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। कार्ल यूंग सॉ ड्रीम्स एज द साइकीज अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट important things to the individual and he valued them highly
perhaps above all else as a way of knowing what was really going on. Dreams are also an important part of the development of the personality, a process that he called individuation. इसका मतलब है कि इन्होंने ये कहा कि इंडिविजुएशन यानी कि एक तरह का प्रोसेस होता है ड्रीम, जिसमें कि उसको एक कम्युनिकेट करने के लिए, इम्पॉर्टेंट थिंग्स को कम्युनिकेट करने के लिए एक ऐसा माध्यम होता है जो कि हमारे मस्तिष्क में कहीं ना कहीं रहता है, और उसको हम लोग स्वप्न के माध्यम से उसको हम लोग पूरा करते हैं या फिर देख पाते हैं. Jung believed that the human psyche had three parts: the ego, personal consciousness, personal unconscious and collective unconscious. इन्होंने जो यहाँ तक साथ दिया सिगमंड फ्रॉयड का अनकॉन्शियस का इम्पोर्टेंस तक, उन्होंने ड्रीम्स को समझाने में, ड्रीम्स को मैकेनिज़्म को बताने में अनकॉन्शियस का बहुत बड़ा रोल बतलाया था, जो कि अल्फ्रेड एडलर, कार्ल यूंग और सिगमंड फ्रॉयड तीनों ही मानते थे. परंतु जो कंटेंट था, उस कंटेंट में डिफरेंस था. इन्होंने कहा कि हमारे ह्यूमन साइकी का 3 पार्ट होता है: ईगो होता है, पर्सनल कॉन्शियस, अनकॉन्शियस होता है. कुछ ऐसी बातें होती हैं हमारी पर्सनल होती हैं जो कि हमारे अचेतन मन में दमित होती हैं, और कुछ कलेक्टिव होती हैं, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, यानी कि जो हमारे आस-पास के हमारे सगे संबंधी, फ्रेंड्स और जो जान पहचान के जो हमारे आस-पास इर्द-गिर्द घूमता रहता है, वो मिला के हमारा कलेक्टिव अनकॉन्शियस बनाता है. यूंग्स थ्योरी इज़ ऑल्सो नोन एज ऑटो सिम्बॉलिक थ्योरी ऑफ ड्रीम्स. मतलब ये ऑटोमेटिकली वो हर बातों को उसमें इंक्लूड कर लेता है, और वो उसी को हम लोग सपने में देखते हैं. Feast said Jung theorized that dreams reveal the past as well as prophesy the future. उन्होंने फीस्ट एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कहा कि यूंग अपने थ्योरी में क्या बताना चाहते हैं. अपने थ्योरी में ये बताते हैं कि पास्ट का तो इम्पोर्टेंस है ही, लेकिन फ्यूचर का भी इम्पोर्टेंस है. फ्यूचर के बारे में भी जो लोग हम लोग चिंतित होते हैं या चिंता करते हैं या हम सोचते हैं, उसके बारे में भी हम लोग स्वप्न में देखते हैं. एज विथ अदर साइकिक इवेंट्स दे हैव बोथ अ कॉज एंड अ पर्पस. तो जैसा हम लोग जितना भी मनोवैज्ञानिक जो इवेंट्स, घटनाएं होती हैं, उन सारे के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है, यानी लक्ष्य होता है. और स्वप्न भी कोई इससे अछूता नहीं है, उसका भी कोई कारण होता है, उसका भी कोई लक्ष्य होता है. तो इन्होंने भी प्रत्येक व्यक्ति का जो पर्सनल कॉन्शियसनेस है, और उसमें हम लोग अपने उस पर्सनल बातों को दमित करते हैं, और जो कलेक्टिव होता है उसमें हम लोग जो अगल बगल के जितने लोग होते हैं या जो हमारे जान पहचान के होते हैं, उनको हम लोग दमित करते हैं, उन सारे भावनाओं को. यूंग ने स्वप्न को अपने सिद्धांत में फ्रॉयड के जो लिबिडो या कामुक इच्छा के बारे में जो सिगमंड फ्रॉयड ने बल दिया था, उसको अस्वीकार कर देते हैं, और इसके जगह वो जीने की इच्छा यानी कि विल टू लिव को ही वो मौलिक इच्छा बतलाया है. उन्होंने, जैसा कि सिगमंड फ्रॉयड ने कहा था कि जो भी इच्छाएं होती हैं दमित, वो सभी सेक्सुअल होती हैं. ऑफकोर्स उन्होंने सेक्स को बहुत ही विस्तृत रूप से समझाया है, जो कि सिर्फ लैंगिक प्रवृत्ति की नहीं, बल्कि उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो डिटेल में, अगर आप चाहें तो उनका सिगमंड फ्रॉयड का थ्योरीज पढ़ सकते हैं आप लोग. तो लेकिन इसमें क्या है कि उन्होंने जो कहा कि इसमें जो कामुक इच्छाएं होती हैं ये नहीं है. इसमें जो कंटेंट ऑफ ड्रीम था, उन्होंने बतलाया कि विल टू लिव यानी कि जीने की इच्छा. अब जीने की इच्छा के लिए हम फ्यूचर प्लान भी करते हैं, फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं. तो इसको उन्होंने ओरिजिनल जो डिज़ायर होता है अनकॉन्शियस में, ये इस बात को उन्होंने बतलाया है कार्ल यूंग ने. इस मौलिक इच्छा की पूर्ति व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में तरह तरह की क्रियाओं के द्वारा करता है. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति उन इच्छाओं की पूर्ति कुछ कारणों के चलते नहीं कर पाता, कुछ अपनी इनएबिलिटी के चलते, कुछ बाहरी प्रॉब्लम के चलते वो लोग नहीं पूरा कर सकते हैं. तो जब किसी बाधा के कारण व्यक्ति के जीने की इच्छा अवरुद्ध हो जाती है, तब वह विपरीत दशा में लौटने लगती है, जिससे प्रतिगमन या रिग्रेशन कहा जाता है. इन्होंने भी, जैसा कि सिगमंड फ्रॉयड ने रिप्रेशन का नाम लिया था, इन्होंने रिग्रेशन का भी नाम लिया है कार्ल यूंग ने. इस रिग्रेशन के फलस्वरूप जीने की इच्छा चेतन से अचेतन मन में चली जाती है. अब क्या होता है कि रिग्रेशन से, जैसा कि रिप्रेशन में जाता है, उसी तरह से रिग्रेशन से भी कॉन्शियस से लेकर अनकॉन्शियस के में चला जाता है, और यही इच्छाएं अपना रूप बदलकर यथासंभव अभिव्यक्त होती हैं. किसके माध्यम से? स्वप्न के माध्यम से. तो इस प्रकार ये स्पष्ट है कि यूंग के अनुसार स्वप्न का जो स्वरूप होता है, जो नेचर होता है, वो सेक्सुअल ना होकर ऐसा भी होता है जिसमें किसी तरह की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है. इच्छा की अभिव्यक्ति होती है यानी कि जीने की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है.
यूंग ने भी फ्रॉइड के समान अपने सिद्धांतों में प्रतीकों का प्रयोग किया है, महत्व दिया है, प्रतीक का इम्पोर्टेंस समझा है, सिम्बॉल्स का इम्पोर्टेंस समझा है, और उन्होंने यूनिवर्सल और पर्सनल लेवल पर इसको समझाने की कोशिश की है। तो इस तरह से कार्ल यूंग ने पास्ट के साथ साथ फ्यूचर को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जैसे कि सेकेंडरी इलेबोरेशन में भी जो सिगमंड फ्रॉइड के अपने मैकेनिज़्म में उन्होंने बतलाया, तो कार्ल यूंग ने भी सेकेंडरी इलेबोरेशन के महत्व को स्वीकार किया है, और उन्हीं के समान यह भी माना है कि इस प्रक्रिया द्वारा स्वप्न की बिखरी और असंगत घटनाओं को हम लोग एक संगत, संबंधित एवं सार्थक रूप देते हैं, जो कि हम लोग सब कॉन्शियस लेवल पर जब हम स्वप्न आता है उठने के जस्ट पहले हम लोग इन सारे असंगत घटनाओं को इकट्ठा कर कर हम लोग एक सार्थक रूप देते हैं और संगत रूप देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो सेकेंडरी इलेबोरेशन की प्रक्रिया को स्वप्न का एक अंग मानना उचित है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये तीनों मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरह से ड्रीम्स को समझाया है, ड्रीम्स के थियरीज़ को समझाया है। अब हम लोग हल्के रूप से इनके तीनों के स्वप्न के सिद्धांतों में कंपैरिजन करेंगे। तो इसमें कुल 4 पॉइंट है जिसको हम लोग एक एक करके करेंगे। हालांकि तीनों का बेसिक कंसेप्ट ऑफ ड्रीम जो है वो बराबर था, सेम ही था। बेसिक जो कंसेप्ट होता है, बेसिक जो मैकेनिज़्म होता है, जो प्रक्रिया होती है, स्वप्न क्रिया जो होती है, वो करीब करीब एक ही था, पर कुछ कुछ बातों से इन लोग में आपस में भिन्नता थी। ऑफकोर्स हर लोग इंडिविजुअल होता है, हर लोग का अपना अलग सोच होता है, तो उन लोगों ने अपने अलग अलग सोचों को के माध्यम से ड्रीम्स को समझाया। और ये तो ड्रीम्स थियरीज़ को पढ़ने वाले जो हम लोग जैसे स्टूडेंट्स हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं ड्रीम्स, हम लोग के लिए इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ट्रीट, जो कि हम लोग इतने प्रकार के ड्रीम्स के विभिन्न आयामों को पढ़ पा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले है अबाउट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक्सपीरियंस। तो फ्रॉइड ने स्वप्न का संबंध व्यक्ति के पास्ट एक्सपीरियंस से माना, जबकि एडलर ने प्रेजेंट से माना है, और इन सभी अनुभूति और घटना से तुलनात्मक रूप से अधिक माना है। और युंग ने स्वप्न का संबंध भविष्य की घटनाओं एवं होने वाली अनुभूतियों से तुलनात्मक रूप में उन्होंने बतलाया। तो ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का तीनों के बीच में मतभेद था। दूसरा था कि सिगमंड फ्रॉइड ने कहा अबाउट नेचर एंड कंटेंट ऑफ ड्रीम्स। तो फ्रॉइड के अनुसार स्वप्न का स्वरूप कामुक होता है, सेक्सुअल, जो कि अभी हमने तुरंत बतलाया आपको। और या फिर हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि व्यक्ति स्वप्न में सिर्फ अपनी दमित कामुक इच्छाओं की पूर्ति या संतुष्टि करता है। लेकिन युंग और एडलर द्वारा फ्रॉइड के द्वारा दिए जाने वाले इस पर जो एम्फेसिस दिए थे उन्होंने सेक्सुअल डिज़ायर्स को, उससे सहमत नहीं है। युंग का कहना है कि स्वप्न में व्यक्ति अपनी सिर्फ कामुक इच्छाओं की ही पूर्ति या संतुष्टि नहीं करता, बल्कि अन्य दूसरे तरह की भी इच्छाओं जो व्यक्ति के जीने की इच्छा होती है उससे संबंधित होता है, उसी की पूर्ति होती है। उसी तरह एडलर ने के अनुसार स्वप्न में व्यक्ति जो स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियॉरिटी जो फीलिंग होती है, इन्फीरियरिटी फीलिंग को ओवरकम करने के लिए जो स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियॉरिटी होती है, उससे संबंधित अतिरिक्त इच्छाओं की भी पूर्ति करता है। तो और ना सिर्फ और कामुक इच्छाओं की भी सिर्फ पूर्ति नहीं करता। तो ये सिर्फ कामुक इच्छाओं को लेकर इन लोगों ने के बीच में मतभेद था, और ये तीनों का अपना अलग अलग कंटेंट ऑफ ड्रीम्स है। अबाउट रिप्रेसिव डिज़ायर्स, अब ये रिप्रेसिव डिज़ायर्स एक्सपीरियंसेस जो होता है उसके बारे में इन लोगों का क्या मत है। फ्रॉइड के लिए सपने दमित जो जितने अनुभूति थे, रिप्रेस्ड एक्सपीरियंसेस का विशेष महत्व होता है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि दमन के माध्यम से व्यक्ति के अचेतन में असंतुष्ट और अतृप्त कामुक इच्छाएं संचित हो जाती हैं, और इन्हीं इच्छाओं की संतुष्टि स्वप्न के माध्यम से हम देखते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो एडलर का था, युंग ने कहा कि व्यक्ति स्वप्न में सिर्फ व्यक्तिगत पर्सनल कॉन्शियसनेस की बातें करता है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बातें करता है। तो ये उन्होंने पर्सनल अनकॉन्शियस और कलेक्टिव अनकॉन्शियस इन दोनों की बात उन्होंने की है। उसके बाद फिर जो एडलर थे, एडलर ने कहा कि हमारी जो फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी होता है उसको हम लोग ओवरकम करने के लिए जो इच्छाएं होती हैं वो सब हम लोग, वो एक्सपीरियंसेस जो होता है उसी को हम लोग स्वप्न के माध्यम से पूर्ति करते हैं। और उसके बाद चौथा है अबाउट कंसेप्ट ऑफ सिंबल। सिंबल के बारे में भी इन लोग सार्वजनिक माना है, तीनों ने सार्वजनिक माना है।
इसका मतलब यह है कि जो ड्रीम सिंबल्स होते हैं का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान होता है, परंतु युंग ने इसे स्वीकार करने से इनकार किया। जैसे कि सिगमंड फ्रॉयड ने कहा कि सब हर व्यक्ति के अंदर, इन्होंने तीनों ने सिंबल्स को माना, परंतु फ्रॉयड ने कहा कि हर व्यक्ति में एक ही तरह का सिंबल काम करता है, लेकिन युंग ने इसको अस्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि स्वप्न प्रतीकों के अर्थ में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग होता है, इसलिए अलग अलग तरह के सिंबल्स अलग अलग स्वप्न में उनका पाया जाता है। स्वप्न के एक ही प्रतीक के अर्थ भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए अलग अलग होते हैं। एक ही व्यक्ति एक ही तरह का सिंबल एक ही मीनिंग का एक ही अर्थ नहीं लगाता, बल्कि अलग अलग तरह से लगाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये तीनों जो साइकोलॉजिस्ट थे, उनका जो थियोरी ऑफ ड्रीम्स था, उसमें काफ़ी कुछ समानता होते हुए भी कुछ कुछ विचारों में भिन्नता थी, और इसलिए इनका अलग अलग थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आशा है आपको ये कंपैरिजन और ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह की कोई क्वेरी होगी तो मैसेज बॉक्स में डालकर ज़रूर पूछें, और हमें खुशी होगी उसके उत्तर देने में। धन्यवाद।